सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया अपन ने। ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो प्रोटेक्ट, प्रमोट, रेगुलेट। ठीक है, प्रोटेक्ट क्या, तो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट फॉर एंड फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंशियल देयर टू। फिर है कंपोजिशन ऑफ मैनेजमेंट, ये भी अपन का कोई इतना खास काम का नहीं है। चेयरमैन होता है, 2 मेंबर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड, एक होता है रिजर्व बैंक का बंदा, एक और होते हैं 5 मेंबर जिसमें से 3 होते हैं होल टाइम मेंबर। ठीक है, और इन लोगों में क्या होनी चाहिए, एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग होनी चाहिए। किस चीज़ों में, तो कैपेसिटी इन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट और हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन और इन एनी अदर डिसिप्लिन विच इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी यूजफुल फॉर सेबी। अब अपन देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ ड्यूटी, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ सेबी क्या बोलते हैं। तो द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ सेबी, प्रोटेक्टिंग, प्रमोटिंग, रेगुलेटिंग, ये अपन ने देखा। प्रोटेक्ट क्या कर रहे हैं अपन, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट, प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट और रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट। अब इसके लिए फंक्शंस क्या क्या है, द अबव फंक्शंस इंटर आलिया वुड इंक्लूड द फॉलोइंग, रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ वेरियस इंटरमीडियरीज सच एज ब्रोकर, अपना शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर्स, ऐसा कुछ लिख सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्क of depositories and depository participant, registering and regulating the work of foreign institutional investors, credit rating agencies, etc. Registering and regulating the work of venture capital fund and collective investment scheme. Prohibiting fraudulent and unfair trade practices. Prohibiting insider trading in securities. Promoting interest investors education and training for intermediaries of security market. Conducting research for the above purposes. और परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शन एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। अपन ने 10 पॉइंट लिख लिए, ऊपर की ये 3 लाइन लिख दी, अपना 4 मार्क का हो गया सेट। ठीक है, अब आएंगे पावर्स ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट 1992 की सेबी के पास क्या क्या पावर है। तो पहली पावर टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टीजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। यानी कि कंपनी अगर इशू कर रही है अपना प्रोस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट या एडवर्टीजमेंट जिसमें वो ये बता रही है कि हम लोग शेयर निकाल रहे हैं और अपने पब्लिक से पैसा मंगवाएंगे, तो सेबी के पास ये पावर है कि वो उसको रेगुलेट कर सकती है और सीधा प्रोहिबिट कर सकती है कि सीधा मना ही कर दिया कि नहीं भैया तुम नहीं निकाल सकते। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स द सेबी मे स्पेसिफाई बाय रेगुलेशंस द मैटर रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, इश्यू ऑफ कैपिटल्स, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर मैटर्स इंसिडेंशियल देयरटू एंड the manner in which such matter shall be disclosed by the company. ठीक है, the SEBI may by issuing general or special orders, special और general order से भी वो अपना ये regulator prohibit कर सकती है। क्या बोला उसमें, prohibit any company from issuing prospectus, any offer document or advertisement soliciting money from the public for the issue of securities. Specify the conditions subject to which the prospectus, such other document or advertisement is इफ़ नॉट प्रोहिबिटेड मे बी इशूड, मतलब वो बताएगी कि कैसे आपको किस तरीके से प्रमोट करना है या एडवर्टीज़ करनी है। ठीक है, अब एक बार शॉर्ट में फटाफट देख लेते हैं कि स्पेसिफाई बाय रेगुलेशन, तो द मैटर रिलेटिंग टू इशू ऑफ सिक्योरिटीज, इशू ऑफ कैपिटल, द मैनर इन विच सच मैटर शैल बी डिस्क्लोज बाय द कंपनी। ठीक है, स्पेसिफाई बाय द रेगुलेशंस में स्पेसिफाई बाय द रेगुलेशंस क्या बोलती है कि द मैटर रिलेटिंग टू इशू ऑफ कैपिटल, द मैटर इन विच सच मैटर शैल बी डिस्क्लोज बाय द कंपनी। या तो जो इशू ऑफ कैपिटल में इशू ऑफ कैपिटल से रिलेट करता है या द मैनर इन विच सच मैटर शैल बी डिस्क्लोज बाय द कंपनी। ठीक, अब बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रोहिबिट एनी कंपनी फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस, एनी डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टीजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द इशू ऑफ सिक्योरिटीज। अब स्पेसिफाई द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द प्रोस्पेक्टस, such offer document or advertisement if not prohibited may be issued. स्पेसिफाई कर सकती है कंडीशन और प्रोहिबिट कर सकती है। ठीक है जी, अब आई पावर, ये था जो अपन ने देखा वो 11A में लिखा गया था। किसमें, 11 सेक्शन नंबर 11A में पावर ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट 1992। अब अपन कर रहे हैं 11B। 11B में क्या बोला कि पावर टू इशू डायरेक्शंस, किस हिसाब से आप उसको कह सकते हो कि आपको ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, if SEBI is satisfied after making due inquiries that it is necessary, if SEBI is satisfied after making due inquiries that it is necessary
पावर टू इशू डायरेक्शंस 11B में बोला द सेबी इज सेटिस्फाइड आफ्टर मेकिंग ड्यू इंक्वायरीज दैट इट इज नेसेसरी, क्या क्या, कि इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट टू प्रिवेंट द अफेयर्स। पहले पॉइंट का क्या मतलब है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, की इन्वेस्टर्स का क्या इंटरेस्ट है और सिक्योरिटी मार्केट के रिलेटेड वो क्या ऑर्डर्स और डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ एनी इंटरमीडियरीज और अदर पर्सन्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 12 बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी कि डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक। टू प्रिवेंट द अफेयर ऑफ एनी इंटरमीडियरीज और अदर पर्सन्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 12 बीइंग कंडक्टेड इन द मैनर डेट्रीमेंटल, हानिकारक टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। और टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी सच इंटरमीडियरी और पर्सन, यानी कि सेबी प्रिवेंट कर सकती है इंटरमीडियरी के कुछ ऐसे अपने काम को जो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है, और सिक्योरिटी मार्केट के अगेंस्ट में जा रहा है, यानी कि हानिकारक है सिक्योरिटी मार्केट और इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए। सिंपल, सेबी मे इशू सच डायरेक्शंस टू एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 12 और एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट to any company in respect of matters relating to issue of capital, the transfer of securities and other matter incidental thereto as may be appropriate in the interest of investors in securities and securities market, ठीक है। कैसे कैसे देखा कि सेबी में इशू सच डायरेक्शंस टू एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 12 और एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट और टू एनी कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर रिलेटिंग टू इशू ऑफ कैपिटल, transfer of securities and other matter incidental thereto as may be appropriate in the interest of investors in securities and securities market। अब उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो इन दी मतलब क्यों कर सकते हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और ऑर्डिनरी डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट के लिए, टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ एनी इंटरमीडियरी और अदर पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 12 बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी सच इंटरमीडियरी और पर्सन। अपन ने अभी देख लिया 11A और 11B, एक मिनट, हाँ ठीक है जी। अब अपन देख रहे हैं 11C, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस ऑफ एन इंटरमीडियरी और अ पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट। 11C में बोला गया इसके लिए पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इंटरमीडियरी और अ पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट की पावर है उसके पास, सेबी के पास, इन्वेस्टिगेट करने की, किसको, अ पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट और इंटरमीडियरी, ठीक है जी। चलो अभी ये इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं एकदम अच्छे से, पूरे के पूरे 9 पॉइंट है इसमें, अच्छे से पढ़ते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहला है ग्राउंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, किस आधार पे आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, तो वो बोला गया कि ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन 11C में बात कर रहे हैं कि 11C ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट वेयर सेबी हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज आर बीइंग डील्ड विद इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, यानी कि अपन ने पता ही चला डेट्रीमेंटल का क्या मतलब था, ठीक है। द ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज आर बीइंग डेल्ट विद द मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और द सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है जी। एन इंटरमीडियरी और एनी पर्सन एनी इंटरमीडियरी और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट आर हैज बीन वायलेटेड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स और द रेगुलेशंस मेड और डायरेक्शंस इशूड बाय द सेबी देयर अंडर, ठीक है। मतलब उसने, किसने, इंटरमीडियरी और अ पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट, उसने वायलेट किया किसको, प्रोविजन ऑफ द एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस और डायरेक्शंस जो किसने निकाली थी, सेबी ने निकाली थी, ठीक है। इट मे एट एनी टाइम बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट the affairs of such intermediary or person associated with the security market and to report thereon to SEBI। SEBI को बताना पड़ेगा। It may at any time
बाय ऑर्डर इन राइटिंग, राइटिंग में पास करना पड़ेगा, राइटिंग में ऑर्डर पास करना पड़ेगा। डायरेक्ट एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट, किसी को भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है द अफेयर ऑफ सच क्यों, किसको, इंटरमीडिएट के वो काम को जो ऊपर की 2 पॉइंट में से था कि डेट्रीमेंटल हो या कुछ वायलेट किया हो। ठीक है, हो गया पहला पॉइंट, पहला सबसेक्शन अपन ने देखा। 11C का फर्स्ट पॉइंट क्या था, ग्राउंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, किस आधार पे आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, किसको, पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट और इंटरमीडियरीज। अब ड्यूटीज टू प्रोड्यूस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, किसकी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी है। सेबी अगर अपन को कुछ पूछ रही है तो अपन की जिम्मेदारी है कि अपन उसको बताएं कि हाँ भैया हमने कुछ नहीं किया और हम आपको अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स देते हैं। ठीक है जी, ड्यूटीज टू प्रोड्यूस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, पढ़ लेने का फटाफट, बाकी 2 हेड पॉइंट्स अपन अपनी भाषा में भी लिखे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ड्यूटीज टू प्रोड्यूस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑफिसर and other employee of the company and every intermediary or even person associated with the security market to preserve and to produce the investigating authority all the books, register, other documents and records relating to the company or relating to the intermediary. ठीक है, पावर टू इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास क्या पावर रहेगी, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। थर्ड पॉइंट है, द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी may require any intermediary or person associated with the security market to furnish information which is relevant or necessary for the purpose of its investigation. उन लोगों के इन्वेस्टिगेशन से कोई भी संबंधित या फिर जरूरी इंफॉर्मेशन अगर उन लोगों को चाहिए तो वो अपने, उनके पास पूरा अधिकार है कि वो लोग अपन से मांग सकते हैं और अपन को देनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब चौथा पॉइंट कि पीरियड ऑफ कस्टडी, कितने टाइम के लिए आप जो आपने वो लिया, अपने जो ये अकाउंट्स वगैरह और जो भी बुक्स वगैरह आपने अपने अंडर में ली इन्वेस्टिगेटर ने, तो वो कितने टाइम तक रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि तुम ले गए और लेके ही चले गए, अपने पास भी तो रहेगा ना, वो अपन की अपनी चीज़ है, अपन ने कोई गलती करी नहीं तो अपन को वापस मिलनी चाहिए। तो वो लोग कितने टाइम तक मैक्सिमम रख सकते हैं, तो ये बोला चौथे पॉइंट में कि पीरियड ऑफ कस्टडी, द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मे कीप इट इन इट्स कस्टडी एनी बुक्स, रजिस्टर or other documents and records for 6 months and thereafter shall return the same. However, the investigating authority may call for any books or register other documents and records if they are needed again. 6 महीने बाद भी अगर उनको लगता है कि हमें वापस जरूरत पड़ेगी तो वो लोग ले सकते हैं और अपन दे देंगे। ठीक है, टू एग्जामाइन एन ओथ, अपन को वो बुला के बोलेगा कि तुमने कुछ गलत किया है और अगर नहीं किया है तो कसम खाओ कि नहीं किया है, वो ओथ वाला जैसे अपन ने अपने उसमें कोर्ट वगैरह में होता है ना, वही वाला सिस्टम। तो एग्जामाइन एन ओथ, द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी में एग्जामाइन ऑन ओथ एनी मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉय ऑफ एन इंटरमीडियरी of any intermediary or any person associated with the security market and for the purpose may require any of those person to appear before it is personally, मतलब पर्सनली बुला के ये सब कर सकते हैं। छठा पॉइंट, फेलियर इन कंप्लायंसेस, अपन ने उन लोगों ने अपन को बोला, अपन ने वो करा नहीं तो फेलियर इन कंप्लायंस हो गया। If any person fails to comply with any of the directions or order issued by the investigating authority as above, then if any person fails to comply with any of the directions or order issued by the investigating authority as above, then he shall be punishable. He shall be punishable with imprisonment for terms which may extend to 1 year for or with fine which may extend to 1 crore rupees or with both, and also with a further fine which may be extend to 5 lakh रुपए for every day after the first during which the failure of refusal or refusal continues. ठीक है, पहले तो अपन का वो इम्प्रिजनमेंट हुआ 1 साल तक का और फाइन लगाया 1 करोड़ तक का, एक एक अपन को याद हो गया, 1 साल 1 करोड़ इम्प्रिजनमेंट और फाइन, या तो दोनों भी हो सकते हैं। और अगर फर्दर आप सुधरे नहीं, आपने वापस से कंटिन्यू किया उसको, रिफ्यूज अपने फेलियर को कंटिन्यू किया, तो फिर 1 दिन की कीमत रहेगी फाइन की 5 लाख रुपए। ठीक है, छठे पॉइंट में इसकी बात की गई। अब है नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब जो एग्जामाइन कर रहा है यानी कि इन्वेस्टिगेटर अपने वो निकाल रहा है ना इन्वेस्टिगेशन, तो वो अपनी नोट्स बना सकता है अपने एविडेंस के लिए या कुछ भी, वो उसका मैटर है। अपन ने बस याद करना है
कि 7th पॉइंट में बोला कि नोट्स ऑफ एनी एग्जामिनेशन शैल बी टेकन डाउन इन राइटिंग एंड शैल बी रीड ओवर टू एन साइंड बाय द पर्सन एग्जामाइंड एंड मे देयर आफ्टर बी यूज्ड इन एविडेंस अगेंस्ट हिम। पहले तो अच्छा इसमें ऐसा बोला है कि एविडेंस से अपन ने जांच पड़ताल करी, अपन ने उसको लिख लिया, अपन ने उसकी साइन ले ली कि उसकी ये हो गया कि हाँ ये तो इसने ही बोला था और इसी की साइन है, और आगे जाके उसी के खिलाफ हम ये एविडेंस यूज़ कर सकते हैं कि देखो इसने ऐसा बोला था और अब ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है, वो फिर अपना केस कोर्ट में चलता ही है, वो बात होगी। मतलब 8th पॉइंट में क्या बोला, सीजर ऑफ रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं। सीजर ऑफ रिकॉर्ड्स where in the course of any investigation the investigating authority has reasonable grounds to believe that the book, register, other document and record of or relating to any intermediary or any person associated with the security market in any manner may be destroyed, mutilated, altered, falsified or secreted, the investigating authority may make an application to the magistrate or judge of such designated court in Mumbai as may be notified by the central government for an order for the seizure of such books, registers, other documents and records. The authorized officer may requisition the services of any police officer or any office of the central government or the both to assist him for all of any of the purpose specified above, and it shall be the duty of every such officers to comply with such requisition. See, simple English है, समझ में आ गई। किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी इंटरमीडिएरी या पर्सन एसोसिएट ने डिस्ट्रॉय करी कोई इन्फॉर्मेशन को, म्यूटिलेटेड यानी कि कुछ उसके अंदर हेरा फेरी करने की कोशिश करी, उसको तोड़ना मड़ोलना चाहा वो, ऑल्टर्ड यानी कि उसने कुछ उसके अंदर हेरा फेरी करी, फॉल्सिफाइड यानी कि कुछ गलत प्रेजेंट किया, और सीक्रेटेड यानी कि कुछ चीज़ छुपाई। किससे? इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी से। तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास पावर है कि उसको मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाए और उससे डेजिग्नेटेड कोर्ट इन मुंबई और मतलब कोई भी डेजिग्नेटेड कोर्ट से अपन मजिस्ट्रेट के पास जाके इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी उसको सीज़ करने की पावर रखती है कि नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपना गवर्नमेंट को नोटिफाइड कर दिया और अपन ने जो भी बुक्स वगैरह थे वो अपन ने सीज़ कर लिया। और इस कार्यक्रम के लिए अगर पुलिस या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी अथॉरिटी की अपन को अपने सहायता लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपन ले सकते हैं। अब 9th पॉइंट में बोला, ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ जज of such designated court authorizing the investigating authority after considering the application and hearing the investigating authority, if necessary the magistrate or judge of the designated court may by order authorize the investigating authority to enter with such assistance as may be required the place or places where such books, register, other documents and records are kept, to search that place or those places in the matter specified in the order, and to seize books, register and other documents and records it considered necessary for the purpose of the investigation। यानी कि अपने उससे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को मजिस्ट्रेट ने पावर दे दी कि भैया तुम उसके अंदर एंटर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो और सीज कर सकते हो किसको, जो भी उसने अपने रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स या जो भी अपन को शो किया और वो गलत है। ठीक है, तो ये हो गए 9 पॉइंट। यहाँ पे अपन का 11C खत्म हुआ। 11C इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, अपन ने सिंपल ही है, मतलब देख 9 पॉइंट है ना, 9 पॉइंट तूने कैसे करने हैं। सबसे पहले तो किस आधार पे इन्वेस्टिगेटिंग करेंगे, सबसे पहला पॉइंट तो यही हुआ ना कि आप क्या बेस पे करोगे। अपन किसी के पास जाते भी हैं तो वो ये पूछते हैं ना कि तुम किस आधार पे मेरे पास ये क्वेश्चन पूछने आए हो, तुमको मतलब अपन को वो बताना पड़ेगा। तो अपन के पास ये चीज़ें हैं कि ग्राउंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो वो क्या क्या थी, तो आपने डेंट्रीमेंटल किया, वायलेट किया। ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन, फिर ड्यूटी, अब उसने तो दे दिया, अब अपनी भी जिम्मेदारी है कि अपन ने उसको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस एंड प्रिजर्व करके दे दिए। पावर क्या है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी की, वो अब आ तो गया ग्राउंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, वो आ तो गया अपने पास, अपन ने उसको वो भी दे दिए रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स, और उसकी पावर क्या क्या है तो वो भी अपन ने यहाँ पे शो कर दिया कि वो फर्निश इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिलेवेंट और नेसेसरी, वो अपन से मांग सकता है, ले सकता है और अपना लेके भी जा सकता है। पीरियड ऑफ कस्टडी कितने टाइम के लिए लेके जा सकता है, तो 6 महीने, फिर वापस ज़रूरत पड़ेगी तो वापस भी ले जाएगा, पर 6 महीने तक वो रख सकता है और वापस उसको फिर देने पड़ेंगे। ठीक है, टू एग्जामाइन एन ओथ दिलवा सकता है अपन को। फेलियर इन कंप्लायंसेस अगर अपन से हो गया तो पेनल्टी थी 1 साल 1 करोड़,
और बोथ या फिर 5 लाख पर डे। अब अपन ने करना है 7वां पॉइंट कि नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन की उसी के खिलाफ वो एविडेंस बना के यूज़ किया जा सकता है। 8वां पॉइंट कैसा कि सीज ऑफ रिकॉर्ड्स, वो सीज कर सकता है कब, जब आपने कोई अपने इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया, म्यूटिलेट किया, अल्टर किया, फॉल्सिफाइड या सीक्रेटेड रखा, ठीक है, तो वो जज के पास जा सकता है, किसके, डेजिग्नेटेड कोर्ट के, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर से, और अपना उसको सीज करा जा सकता है। ये सारा मैटर है, और इसके लिए आपको किसी भी ज़रूरत पड़ती है पुलिस वगैरह की या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी की, तो वो भी अपन ले सकते हैं। 9th पॉइंट में बोला ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट उसने दिया, तो क्या क्या कर सकते हो आप, तो एंटर कर सकते हो और सर्च कर सकते हो और सीज कर सकते हो, ठीक है, एंटर, सर्च, सीज, ठीक है, हो गया अपन का 11C खत्म। एक बार वापस देख लेते हैं 9 पॉइंट। ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन, ड्यूटीज टू प्रोड्यूस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, पीरियड ऑफ कस्टडी टू एग्जामाइन एन ओथ, फेलियर इन कंप्लायंसेस, नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन, सीजर ऑफ रिकॉर्ड्स और ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। ये अपन ने लाइन में ही देख, सबसे पहले तो ग्राउंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया, फिर क्या आया, ड्यूटीज़, अपन की ड्यूटीज़ है, फिर पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, पीरियड ऑफ कस्टडी, फिर एग्जामाइन एन ओथ, फेलियर इन कंप्लायंसेस, नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन, सीजर ऑफ रिकॉर्ड्स और ऑर्डर की अपन को मजिस्ट्रेट ने बोला वो, ठीक है। अब आया 11D क्या बोल रहा है कि पावर टू सीज एंड डेजिस्ट, 9:30 बज गए भाई। पावर टू सीज एंड डेजिस्ट प्रोसीडिंग्स, सीज का मतलब होता है स्टॉप करवाना, डेजिस्ट का मतलब होता है डिसकंटिन्यू करवाना। तो सेबी के पास पावर है, क्या चीज़, स्टॉप एंड डेजिस्ट, डिसकंटिन्यू दी प्रोसीडिंग, पावर टू सीज एंड डेजिस्ट प्रोसीडिंग्स। देखते हैं अभी क्या बोलते हैं इसके अंदर। सिंपल है कि इफ सेबी फाइंड्स आफ्टर कॉजिंग एन इंक्वायरी, if SEBI finds after causing an inquiry to made that any person has violated or is likely to violate any provisions of this act or any rules or regulations made thereunder, it may pass an order requiring such person to cease and desist from committing or causing such violation. वापस पढ़ें एक बार। If SEBI finds after causing an inquiry to be made that any person has violated or is likely to violate any provision of the act or any rule or regulation made thereunder, it may pass an order requiring such person to cease and desist from committing or causing such violation. Simple English, SEBI shall not pass such order in respect of any listed public company or a public company. क्या बोला इसमें कि SEBI shall not pass such order in respect of any listed public company or a public company which intends to get its security listed on any recognized stock exchange unless SEBI has reasonable grounds to believe that such company has indulged in insider trading or market manipulation. दूसरे पॉइंट में ये बोला, पहले पॉइंट तो क्लियर है। पहले पॉइंट में सिंपल बात हुई थी कि अपना सेबी को ऐसा पता चला कि आपने कुछ वायलेशन किया एक्ट के, रूल्स के या रेगुलेशंस के, तो उसने कह दिया कि आप सीज, उसने मतलब अपन को रोक लगा दी उस काम को करने से लिए और कंटिन्यू उसको करते रहने से, ठीक है। दूसरे पॉइंट में बोला कि सेबी उसके खिलाफ ऐसा नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी के खिलाफ और लिस्टेड पब्लिक कंपनी के खिलाफ। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उन लोगों का इंटरेस्ट रहता है, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है। पब्लिक कंपनी है तो उसमें मेरे भी पैसे लगे हैं, आपके भी पैसे लगे हैं, और क्या बोलते हैं, काफ़ी लोगों के पैसे एक कंपनी पे लगते हैं। और अगर उस कंपनी के खिलाफ ही कुछ ऐसी अपन इन्फॉर्मेशन दे दें कि यार ये तो कुछ ऐसे धंधेबाजी कर रहा है, तो अपन को पैनिक होगा, अपन शेयर बेचेंगे, बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान होगा। तो वो नुकसान से बचाने के लिए उसके ऊपर अपन इतनी वो नहीं करते, या करते भी हैं तो फिर उसको थोड़ा प्राइवेटली करते हैं। फिर बाद में अगर ऐसा पता चले कि हाँ भैया कर रहा है इसने, तो फिर अपन वो बाहर निकलेगी जब अपन को न्यूज़ वगैरह पता चलती है कि इसने ऐसे ऐसे काम किए और अपना बैंक करप्ट हो गई कंपनी या जो भी कुछ हो मैटर, ठीक है। और
कब कर सकती है ओपनली, कब कर सकती है, तो जब उसके पास, सेबी के पास रीजनेबल ग्राउंड्स हो ये मानने के लिए कि कंपनी ने कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग के रिलेटेड करा या मार्केट में कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी, तो सेबी बिना किसी के पूछ के, मतलब कोई अपना उसको फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो अपना दरवाज़ा तोड़ के अंदर चली जाएगी दया की तरह। ठीक है जी, चलो पावर ऑफ सेबिल, पावर ऑफ अपन ने अब तक पढ़े 11 ABCD, 11 ABCD पढ़ा। अब देखो जी इसके अंदर ना सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 2 है ही नहीं। ओके, तो अपन करते हैं पावर ऑफ सिविल कोर्ट एक्सरसाइबल बाय सेबी, पावर ऑफ सिविल कोर्ट एक्सरसाइबल बाय सेबी, सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 में इसकी बात की गई है कि फॉर कैरिंग आउट द ड्यूटीज असाइन टू इट अंडर द सेबी, under the act SEBI has been vested with the same powers as are available to the civil court under the CPC 1908 for trying a suit in respect of the following matters। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि CPC अब रहा नहीं बेचारा, पर इसमें ये बोला गया है कि सेबी की सिविल कोर्ट के बराबरी की पावर्स हैं उसके पास। ठीक है, सिविल कोर्ट के पास काफ़ी पावर होती हैं और उतनी ही अधिकार सेबी के पास भी है कि सेबी अपना कोई भी केस लड़ा सकता है, कोई भी केस चला सकता है और अपना एक प्रोसीडिंग कर सकता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग कर सकता है। अब इसके कुछ बोले हैं कि सूट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, तो कुछ 5 अपन को पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो फटाफट देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या बोला कि द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एट सच प्लेस एंड द सच टाइम इंडिकेटेड बाय द सेबी, सेबी जो कहेगी अपन को करना पड़ेगा। सेबी ने बोला कि अपन को बुक्स देनी है तो देनी पड़ेगी, कब देनी है तो वो भी बोलेगी वो कि आपको इतने टाइम से अंदर देनी है और अपन को देनी पड़ेगी। समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स एंड एग्जामाइन देम एन ओथ, सेम पॉइंट, किसी को समन भेज सकती है, इन्फोर्स कर सकती है अटेंड करने के लिए और अपन को कसम खिलवा सकती है। इंस्पेक्शन ऑफ एनी गुड्स, एनी बुक्स, रजिस्टर और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ वेरियस मार्केट इंटरमीडियरी एट एनी प्लेस। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स और रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट्स or records of any listed company or a public company which intends to get its security listed or any recognized stock exchange। इंस्पेक्ट भी कर सकती है बुक्स को और इंस्पेक्ट कर सकती है अपनी बुक्स को ही, लिस्टेड कंपनी के भी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के भी जो सिक्योरिटी में लिस्ट हो चुका है या होने वाला है। ठीक है जी, 5th पॉइंट में बोला कि इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ डॉक्यूमेंट, विटनेस को भी एग्जामाइन कर सकती है कि जो ये बोल रहा है किस बेस पे बोल रहा है, किस आधार पे बोल रहा है और क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। ठीक है जी, अब अपन आगे जी 11 सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 4 पे। ये पिछले एग्जामों में पूछा गया है और सेबी का एक इम्पॉर्टेंट आंसर है, पावर ऑफ सेबी टू टेक मेजर्स ऑन ईदर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरी और ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। ठीक है, एक बार वापस हेडिंग पढ़ते हैं कि बोला क्या है इसमें, हेडिंग समझते हैं। पावर ऑफ सेबी टू टेक मेजर्स ऑन ईदर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरी और ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, कि सेबी के पास जो इन्वेस्टिगेशन है उसके रिलेटेड क्या पावर्स हैं। द सेबी मे टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ईदर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ऑन कंप्लीशन ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, नेमली, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगेन 6 पॉइंट है, फटाफट देख लेते हैं क्या क्या बोला। ठीक है जी, फटाफट देखते हैं, चलो। छोटा सा ही है, अपन का ये जल्दी से खत्म हो जाएगा, अपन फिर छुट्टी, ज़्यादा नहीं है जी, हो जाएगा आज अपना अच्छे से हो जाएगा। पावर ऑफ सेबी टू टेक मेजर्स ऑन ईदर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 में कहा गया द सेबी में टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ईदर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरीज के लिए, कंप्लीशन ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के लिए। क्या क्या, तो सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सस्पेंड करवा सकती है सीधा की सीधा कि सस्पेंड द ट्रेडिंग
of any security in a recognized stock exchange. Suspend the trading of any securities in a recognized stock exchange. अगर किसी भी कंपनी के लिए सीधा उसको यही बोल दे कि तुम्हारे शेयर्स में कोई ट्रेड ही नहीं कर सकता, तो बेचारी कंपनी के तो लग गए। कोई अगर उसमें ट्रेड ही नहीं कर पाएगा तो उन लोगों का तो कितना बड़ा नुकसान हो गया ना, रेपुटेशन जाएगी वो अलग। दूसरे पॉइंट में बोला कि रिस्ट्रेन persons from assessing the securities market and prohibit any person associated with security market to buy, sell or deals in securities. उन लोगों को, पर्सन को भी, मतलब जो सिक्योरिटी मार्केट के या जिसने कोई घोटाला किया है उसको ही मना कर दिया जाएगा कि तू न बाय कर सकता है, न सेल कर सकता है, न सिक्योरिटीज़ में किसी को डील करवा सकता है या कर सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, सस्पेंड any office bearer of any stock exchange or self regulatory organization from holding such position. अगर वो कुछ पोजीशन होल्ड कर सकता है तो उसकी पोजीशन से उसको होल्ड करा, अपना सस्पेंड करा जा सकता है कि तू अभी इस ओहदे पे था तो सही, पर इतने से इतने समय के लिए तुझे उस पोजीशन से निष्कासित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, impound and retain the proceeds or securities in respect of any transaction which is under investigation. क्या बोला कि impound retain, impound का मतलब कि जब्त करना। ठीक है। impound का मतलब जब्त करना and retain the proceeds, उस जब्त करे हुए चीज़ को, मतलब देखो इसमें क्या बोला कि impound and retain the proceeds of securities in respect of any transaction which is under investigation. कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके अंदर ये पता चला कि तुमने जो अपना कार्यक्रम करा था, जो घोटाला करा था ना, उससे तुम्हें फ़ायदा हुआ। ठीक है। तुमने घोटाला किया, तुम्हें उससे अच्छा फ़ायदा हुआ, अब उसको सेबी जब्त कर सकती है, इम्पाउंड कर सकती है, रिटेन यानी कि अपने पास रख सकती है, गलत पैसे को अपने पास रख सकती है। कौन? सेबी। इम्पाउंड एंड रिटेन द प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन जिस पे आपको तगड़ा फ़ायदा हुआ। ठीक है। पांचवा पॉइंट, अटैच or for a period not exceeding 1 month with prior approval of a magistrate or of the first class having jurisdiction one or more bank accounts of any intermediary or any person associated with the security market in any of the act or rules or regulations made thereunder. However, only the bank account or accounts which are involved in violation shall be allowed to be attached. यानी कि बढ़िया पॉइंट है इसमें कि अगर कोई कंपनी कुछ लोचा कर रही है तो वो ना इन्वेस्टिगेशन जिस पे चल रही है ना, तो बैंक अकाउंट को सीज किया जा सकता है कि अटैच फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, कितने टाइम के लिए? 1 मंथ के लिए, विद प्रियर अप्रूवल ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, उसके लिए भी आपको मैजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उससे सहमति लेनी पड़ेगी कि हम अपने इसको बैंक अकाउंट को सीज कर रहे हैं। कितने टाइम के लिए? मैक्सिमम अपना अटैच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, 1 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते। मैजिस्ट्रेट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। 1 or more बैंक अकाउंट ऑफ अ इंटरमीडियरी or any person associated with the security market in any of the act or rules and the regulations made thereunder. However, only the bank account or accounts which are involved in the violation shall be allowed to be attached. जो भी अपना बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, उसी को अपन सीज कर सकते हैं, बाकी किसी को नहीं कर सकते। यानी कि तुम, ऐसा नहीं है कि अपना जो डायरेक्टर वगैरह हैं, जो कंपनी सेक्रेटरी वगैरह हैं, उन लोगों के भी अकाउंट सीज कर दो कि हाँ भैया हम तुम्हारी कंपनी गलत है तो तुम भी गलत होगे, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। छठे पॉइंट में क्या बोला कि डायरेक्ट एनी इंटरमीडियरी और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट इन एनी मैनर नॉट टू dispose of or alienate an asset forming part of any transaction which is under investigation. ये सारे जो घोटाले तुमने करे ना, तो उसको सुलटाने के लिए तुम कोई असेट को डिस्पोज नहीं कर सकते, इस डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। किसको? अपने कोई भी असेट को या किसी भी चीज़ को जो अपने सिक्योरिटी मार्केट के या अपने आपके बिजनेस से या उस ट्रांजैक्शन से संबंधित है। ठीक है। क्या बोला? डायरेक्ट एनी इंटरमीडियरी और एनी
person associated with the security market in any manner, not to dispose of or alienate any asset, alienate an asset forming वापस, ठीक है, एक बार वापस पॉइंट देखते हैं. डायरेक्ट एनी इंटरमीडियरी or any person associated with the security market in any manner not to dispose of or alienate an asset forming part of any transaction which is under investigation. जो भी इन्वेस्टिगेशन के अंडर में है उसको आप बेच नहीं सकते, उसको आप निकाल नहीं सकते, उसको आपको अंदर अपने पास, मतलब कैसे बोलते हैं अपन, जैसे कोई केस चल रहा है तो उसमें अपन को कोर्ट बोलती है कि आप इतने समय से लेके इतने समय तक या फिर जब तक केस चल रहा है आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते, और अगर जाते हो तो हमें आपको प्रियर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हाँ हम जा रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, या कुछ भी अपन को बताना पड़ता है, ठीक है. वैसा ही है कि आप उसको डिस्पोज नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते जो भी इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड है. ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ इतना नहीं है. 6 पॉइंट है, देखो जी कैसे कैसे कि आप सस्पेंड करवा सकते हो ट्रेडिंग को. रिस्ट्रेन पर्सन बाय सेल डील नहीं कर सकता. सस्पेंड एनी ऑफिस बेयरर स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटरी, सस्पेंड एनी ऑफिस बेयरर होल्डिंग पोजीशन से, उसकी पोजीशन से उसको सस्पेंड कर सकते हैं. इम्पाउंड एंड रिटेन द प्रोसीड्स, गलत पैसे को जब्त कर सकते हैं. अटैच नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, अपन अपने मजिस्ट्रेट के अप्रूवल से बैंक अकाउंट को सीज कर सकते हैं. डायरेक्ट एनी इंटरमीडियरी, कि आप को कोई भी अपना लेन देन नहीं करनी है उस चीज़ों में जो इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड है. सेबी में टेक एनी ऑफ द मेजर्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज DEF in respect of any listed public company or a public company not being an intermediary which intends to get its security listed on any recognized stock exchange where SEBI has reasonable grounds to believe that such company has been indulging in insider trading or fraudulent or unfair trade practices relating to securities market. अपन ने कर लिया इतना, ठीक है. अपन ने ये चीज़ देखी सिक्योरिटी मार्केट के रिलेटेड. फर्दर सेबी शैल ईदर बिफोर और आफ्टर पासिंग सच ऑर्डर गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियरिंग टू सच इंटरमीडियरी और पर्सन कंसर्न. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अपन को देनी पड़ेगी. रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरीज, बहुत सारी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है. अगर आप ब्रोकर हो तो रजिस्टर करवाना है, अगर आप शेयर ट्रांसफर एजेंट हो तो करवाना है. बैंकर टू एन इशू डिफरेंटली मार्केट पॉसिबल. ट्रस्टी हो अगर किसी ट्रस्ट डीड के, मर्चेंट बैंकर हो, अंडर राइटर हो, पोर्टफोलियो मैनेजर हो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो, तो आपको सेबी के अंडर रजिस्टर करवाना पड़ेगा और आपको उसका फिर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है. फिर है पेनल्टीज अंडर द सेबी एक्ट 1992. इसमें काफ़ी सारी पेनल्टीज़ हैं 15A से लेके 15HB तक, जिसमें से एक पेनल्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है 15G. कौन सी? इनसाइडर ट्रेडिंग की, ठीक है. कौन सी है? 15G, इनसाइडर ट्रेडिंग के रिलेटेड, जिसमें क्या बोला गया कि इफ एनी इंसाइडर, इफ एनी आ रही है राइटिंग, आ रही है बराबर, आ रही है. इफ एनी इंसाइडर हु either on his own behalf or on behalf of any other person dealing in securities of a body corporate listed on any stock exchange on the basis of any unpublished price sensitive information. इसमें ना एक टर्म है UPSI, क्या बोलते हैं उसको? अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. इसका मतलब क्या है कि अपना किसी भी कंपनी, जैसे अपना मेरी एक कंपनी है, मैं उसके अंदर ट्रेड कर सकता हूँ, मैं उसके शेयर खरीद सकता हूँ. आप मेरी कंपनी के सिक्योर अपना वो कंपनी सेक्रेटरी, तो आप मेरी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो. पर अगर वो इन्फॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिव है और पब्लिक में पब्लिश नहीं की गई है तो वो हो गई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. तो उसके अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाई जाएगी अगर आप ट्रेड करते हो तो. अगर वो PSI है, सिंपल पब्लिश्ड सेंसिटिव प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, पर
पब्लिश्ड है, ठीक है, तो आप भले उसके अंदर ट्रेड करो, बेचो, लो, डील करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप इनसाइडर ट्रेडिंग में नहीं कहलाओगे। पर अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग तब कह ली जाएगी जब आप डील करते हो यूपीएसआई में, किसमें, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में। वापस पढ़ते हैं, ईदर ऑन हिज ओन बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन डील्स, खुद से या किसी के अपने किसी के बिहाफ, किसी और के बिहाफ पे या खुद के बिहाफ पे, अगर आप डील करते हो इन सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ एनी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो फिर आप कहलाए जाओगे इनसाइडर ट्रेडर और भारी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, communicate any unpublished price sensitive information to any person with or without his request for such information except as required in the ordinary course of the business or under any law। अगर किसी ने आपसे पूछा कि अपना आपकी मेरी कंपनी के अपने वो हो कंपनी सेक्रेटरी, अब आपको तो सारी चीज़ें पता है इन एंड आउट की क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, अब आपके दोस्त ने आपको पूछा कि अपना ये जो कंपनी है और इसमें ऐसे ऐसे हैं तो मैं इसके शेयर ले लूँ और कब लूँ, आपने भी बता दिया कि हाँ भाई और अपना ले, और अभी ऊपर जाने वाला है, अभी नीचे जाने वाला है, तो आप कहलाए जाओगे इनसाइडर ट्रेडर। और किसी किसी को ऐसा भी होता है, जैसे आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आपको ऐसा है कि यार मेरे को तो एक नई चीज़ पता चली है और तू ट्रेडिंग करता है ना, मैं तेरे को एक चीज़ बताता हूँ, इस कंपनी के शेयर लेके रख और ये ना आगे जाके बढ़ेंगे। ये बहुत लोग करते हैं, पर पकड़ा कोई अगर चला गया, पकड़ा अगर कोई गया तो ही वो इनसाइडर ट्रेडर कहलाएगा, और अगर पकड़ा ही नहीं गया तो फिर चलने दो जैसा चल रहा है। अगर मेरे को कुछ चीज़ पता चलती है कंपनी के रिलेटेड, ठीक है, और मेरा कोई खास दोस्त है और दोस्ती यारी में वो भी ट्रेडिंग करता है, मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, वो भी शेयर में लेना देना करता है, मैं भी करता हूँ, तो मैंने उसको बताया कि भाई और इसके शेयर लेके रख और आगे जाके ना ये शेयर इतने इतने टाइम में बढ़ने वाले हैं और ऐसी ऐसी कंपनी की पॉलिसी चल रही है, इतनी ऐसी ऐसी प्लानिंग चल रही है, तो भी वो इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाएगी। कब, जब बाग पकड़े जाओगे तब, ठीक है। कम्युनिकेट। तीसरा पॉइंट है काउंसिल और प्रोक्योर्स, कंसोल्स एंड प्रोक्योर, कंसोल लिखा है, कंसोल और प्रोक्योर फॉर एनी अदर पर्सन टू डील इन एनी सिक्योरिटीज of any body corporate on the basis of unpublished price sensitive information। अगर आप किसी से unpublished price sensitive information मांग रहे हो सामने से, तब भी आप इनसाइडर ट्रेडर कहलाए जाओगे। आपको 15G के अंदर कवर किया जाएगा और पेनल्टी लगेगी भारी। पेनल्टी अभी देखेंगे कितनी भारी है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। सबसे पहला पॉइंट तो किसके रिलेटेड है, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यूपीएसआई के रिलेटेड होती है। अगर आप कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हो, डील कर रहे हो या किसी से मांग रहे हो क्या यूपीएसआई, तो आप इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर कहलाए जाओगे कि आपने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है, ठीक है। अब इसके अंदर पेनल्टी दी गई है। पेनल्टी क्या दी गई है, पेनल्टी दी गई है कि एटलीस्ट 10 लाख रुपीज़ but which may extend to 25 crore rupees or 3 times the amount of profit made out of the insider trading whichever is higher। पहले तो उन लोगों ने पेनल्टी दे दी, कौन सी लाइट आ रही है ऊपर से और आ रही है तो हाँ, पेनल्टी लगाई उन लोगों ने 10 लाख से लेके 25 करोड़ तक, ठीक है। 10 लाख से 25 करोड़ एक पेनल्टी हो गई। दूसरी कि आपने जो इनसाइडर ट्रेडिंग से कमाया उसका 3 गुना आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, विच एवर इज़ हायर, दोनों में से विच एवर इज़ हायर, ठीक है। कब कब डील करते हो, बताते हो विदाउट और विद और विदाउट हिज रिक्वेस्ट, और या तो आप प्रोक्योर कर रहे हो, कंसोल कर रहे हो किसी भी इन्फॉर्मेशन को जो क्या है यूपीएसआई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कंसोल फॉर एनी अदर पर्सन्स टू डील इन एनी सिक्योरिटीज़ और एनी बॉडी कॉर्पोरेट ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस। और भी बहुत सारी पेनल्टीज़ हैं, पर इतने सारे सेक्शंस हैं, इतनी बड़ी बुक है, तो अपन को पेनल्टीज़ इतनी खास तो याद रहेंगी नहीं।
कुछ कुछ पेनल्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ामों में पूछी गई है, और इनसाइडर ट्रेडिंग की डेफिनेशन के साथ अपन अगर इसको लिखते हैं तो एक अच्छा खासा अपना 3 मार्क का आंसर बन सकता है। और अपन को जैसे केस दे दिया कि ऐसा ऐसा हुआ और अब इसमें क्या पेनल्टी है और कब कब इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाई जाती है, तो वहाँ पे अपन ये आंसर लिख सकते हैं। तो अपन का 3 मार्क का छोटा सा सिंपल आंसर बन गया, आधे पेज का आंसर है, अपन को 3 मार्क मिल रहे हैं बैठे बैठे, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, अब अपन के थोड़े से ही बच्चे हैं, अपन फटाफट ख़त्म करते हैं। अब ये सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग्स, जिसका सेक्शन है JB, किसका 15 का। सेक्शन 15 JB डील्स विद द सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीजिंग बाय सेबी। इतना कुछ खास नहीं है, अपन फटाफट इसको ख़त्म करते हैं, फिर आएगा एजुडिकेशन अंडर सेबी एक्ट 1992। ठीक है, अभी क्लियर दिख रहा है। चलो ऊपर वाला फटाफट खत्म करते हैं। सेक्शन 15 JB डील्स विद सेटलमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीजिंग बाय सेबी। एनी पर्सन अगेंस्ट वेयर एनी प्रोसीडिंग्स have been initiated or may be initiated under section 11, 11B, 11D and section 12(3) subsection 3 or 15I may file any application in writing to SEBI proposing for settlement of proceedings initiated to be initiated for the alleged default. SEBI may, after taking into consideration the nature, gravity and impact of defaults, agree to the proposal for settlement on payment of such sum by the defaulter or on such other terms as may be determined by the SEBI in accordance with the regulations made thereunder in the Act. The settlement proceeding shall be conducted in accordance with the procedure specified in the regulation made thereunder. No appeal shall lie under 15T against any order passed by SEBI or adjudicating officer as the case may be. सेक्शन 15T है सेट का सेक्शन। सेट अभी अपन आगे पढ़ेंगे। सेट बोले तो अपनी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अपने इससे, हाँ इंडिया ही है ना, सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हाँ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से जो हायर अथॉरिटी है उसका सेक्शन है अपना ये सेक्शन 15T। सेट का फुल फॉर्म है, अपन आगे देखेंगे, डिटेल में पढ़ते हैं। ऑल द सेटलमेंट अमाउंट एक्सक्लूडिंग द डिसजॉर्जमेंट अमाउंट एंड लीगल कॉस्ट रिलीज अंडर द रियलाइज्ड अंडर द एक्ट शैल बी क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो भी अपन ने वो उससे जब्त करा ना, वो कहाँ जाएगा, इंडिया के फंड में जाएगा, जो काउंसिल फंड होता है ना, काउंसिल फंड जो अपना यूनियन फंड होता है, यूनियन बजट होता है, उस सब में यूज़ किया जाता है। ये सब अपने के लिए कोई यूज़ नहीं करता अपना, वो कहीं ना कहीं देश के काम आएगा, बोलते हैं वैसा, पता नहीं। नो अपील शैल लाई अंडर सेक्शन T अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड बाय सेबी और एजुडिकेटिंग ऑफिसर एज द केस में भी। ठीक है, उसके खिलाफ आपको कुछ अपील नहीं कर सकते, जा सकते हो आप, वो देखते हैं अपन बाद में कि सेट से अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप अपने उसमें जा सकते हो, शायद सुप्रीम कोर्ट में, वो अपन आगे देखते हैं। ठीक है, अभी अपन देखेंगे एजुडिकेशन अंडर सेबी एक्ट 1992, एक ब्रेक के बाद। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। एजुडिकेशंस अंडर सेबी एक्ट 1992। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है इसका। सेक्शन है सेक्शन 15I डील्स विद सेबीज पावर टू एजुडिकेट। सेबी अपॉइंट्स एनी ऑफ इट्स ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ टू बी एन एजुडिकेटिंग ऑफिसर for holding an inquiry in the prescribed manner after giving any person concerned reasonable opportunity of being heard for the purpose of imposing any penalty. The adjudicating officer has power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the acts, with the facts
and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry, and if on such inquiry he is satisfied that the person has failed to comply the provision, he may impose such penalty as he thinks fit in the accordance with the provisions of any of those section. ठीक है, उसकी पावर है एजुडिकेटिंग ऑफिसर की क्या क्या, कि वो समन एंड इन्फोर्स कर सकता है अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन अक्वाइंटेड with the facts and circumstances, or to produce any document which are in the opinion of the adjudicating officer may be useful or relevant for the subject matter उनको इंक्वायरी. और अगर वो फेल करता है कुछ कंप्लाई करने के लिए प्रोविजन फॉलो करने से, अगर कुछ वो फेल होता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है. SEBI may call for and examine the record of any proceedings under this section, and if it is considered that the order passed by the adjudicating officer is erroneous to the extent it is not in the interest of the security market, it may, after making or causing to be made such inquiry as it's deemed necessary, pass an order enhancing the quantum of penalty if the circumstances of the case is justifiable. So justify मतलब अगर सेबी में कॉल फॉर एन एग्जामाइन द रिकॉर्ड, अगर सेबी ने उस रिकॉर्ड को जो एजुडिकेटिंग ऑफिसर ने दिया था उसको एग्जामाइन करती है, उसको अपने तरीके से समझती है, ठीक है, और उसे ऐसा लगता है कि एजुडिकेटिंग ऑफिसर से कुछ यहाँ पे गलती हुई है, तो वो पेनल्टी को एनहेंस कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है. However, no such order shall be passed unless the person concerned has been given an opportunity of being heard in the matter. Further, nothing contained in this shall not be applicable after an expiry of the period of 3 months from the date of the order passed by the adjudicating officer or disposal of the appeal under 15 section 15T. सॉरी, सेक्शन है अपन का 15T. तो इसकी लाइन है कि अगर सेबी को जो करना है ना, चेंज करना है या उसको कुछ उसको रिकॉर्ड को रिव्यू करना है या अपने तरीके से उसको थोड़ा सा समझना है, तो उसके पास 3 महीने हैं. एजुडिकेटिंग ऑफिसर के अपने आंसर के बाद सेबी के पास 3 महीने हैं कि वो अपना डिसीजन सुना सकती है. अगर उनको ऐसा लगे कि हम इसको इन्वेंस करना चाहिए तो 3 महीने के अंदर करना पड़ेगा. 3 महीने के बाद यही मान लिया जाएगा कि एजुडिकेटिंग ऑफिसर से सेबी सहमत है, ठीक है. अब 15T में ये बात बोली गई थी, तो ये अपन का ख़त्म हुआ. इतना ज़्यादा सिंपल है, अपन बात सिंपल लिख सकते हैं कि डिवीज़न चीफ की जो पावर रहती हैं वही एजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास भी रहती हैं, और एजुडिकेटिंग ऑफिसर पावर रखता है अपने पास कि टू समन एंड इन्फोर्स द अटेंडेंस, टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और इम्पोज पेनल्टी, ठीक है. सेबी कैन कॉल एंड फॉर द एग्जामाइन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ दिस, और इन्हेंस कर सकती है, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अपन को देना पड़ेगा. मैक्सिमम उसके पास 3 महीने हैं, कुछ भी अगर उसको इन्हेंस करना है या चेंज करना है उसके डिसीजन से. अब फटाफट देखते हैं पावर फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट्स बाय द एजुडिकेटिंग ऑफिसर. सेक्शन 15J में ये बात कर रहा है कि फैक्टर टू बी टेकन इनटू अकाउंट्स बाय द एजुडिकेटिंग ऑफिसर, इट रिक्वायर्स दैट व्हाइल adjudging the quantum of penalty, the adjudicating officer shall have due regards to the following factors, namely, जब वो पेनल्टी सुना रहा होगा तो इस चीज़ों का उसे ध्यान रखना है. कौन सी चीज़ों का? तो इन चीज़ों का. द अमाउंट ऑफ disproportionate gain or unfair advantage wherever quantifiable made as a result of the default. क्या बोला कि द अमाउंट ऑफ disproportionate gain or unfair advantage wherever quantifiable made as a result of the default. It regards that while adjudging the quantum of penalty, the adjudicating officer shall due regards in the following factors. क्या क्या कि अगर कुछ the amount of disproportionate gain or unfair advantage wherever quantifiable made as a result of the default, the amount of loss caused. इसका मतलब है कि एजुडिकेटिंग ऑफिसर को इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इट रिक्वायर्ड वाइल जजिंग, हाँ, इन चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए उसको पेनल्टी सुनानी पड़ेगी. कैसे? कि अगर कुछ डिसप्रपोर्शनल ऑफ गेन है और अनफेयर एडवांटेज है तो उसके हिसाब से अपन को पेनल्टी सुनानी पड़ेगी, ठीक है.
अमाउंट ऑफ लॉस कस्ट टू एन इन्वेस्टर और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफॉल्ट, तो उसके आधार पर देनी पड़ेगी। द रिपीटेटिव नेचर ऑफ द डिफॉल्ट, तो उसके आधार पर अपन को देनी पड़ेगी। सेक्शन 15J प्रोवाइड्स दैट ऑल सम्स रियलाइज्ड बाय वे ऑफ पेनल्टीज अंडर दिस एक्ट शैल बी क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब जो भी अपन ने जो पेनल्टी दी और उसके बदले में जो अपन को पैसा मिलेगा, तो पहले तो अपन इन्वेस्टर्स के हक में उन लोगों का जितना हक बनता है उतना दे देंगे, और जो एक्सेस बचता है ना, वो अपन डाल देंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, यानी कि सरकार के खजाने में। अब इसके बाद है पावर टू मेक रेगुलेशन, तो ये रीड ओनली है, इसको अपन पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। एज पर सेक्शन 30 ऑफ द सेबी एक्ट 1992, सेबी मे बाय द नोटिफिकेशन मेक रेगुलेशन consistent with this act and the rules made thereunder to carry out the purposes of this act in particular and without prejudice of the generality of the foregoing power. Such regulations may provide for all or any of the following matter, namely the time and place, terms and other conditions, utilization, fulfillment condition, terms determined by the SEBI, अदर मैटर। ये आप पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल है। अब अपन आ गए मेन एक्ट पे। मेन टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, पूरे चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल। क्या बोलते हैं इसको? सेट, SAT, सेट, सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल। यानी कि कंपनी की कैसे होती है, जैसे NCLT होती है और उसकी एपेलेट ट्रिब्यूनल है NCLAT, तो ये सेबी की है। सेबी में आपने कुछ केस करा और सेबी ने आपके अगेंस्ट में, या आप उससे सहमत नहीं हो, तो आप कहाँ जाओगे? कोर्ट में नहीं जाओगे, सेट में जाओगे। सेट में जाओगे, वहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हो कि हाँ मेरे साथ सेबी ने ऐसा किया, अब आप देखो क्या करना है। अब इसके इंट्रोडक्शन का सेक्शन है सेक्शन 15K। इसमें बात की गई किसकी? सेट की। क्या कि एज पर सेक्शन 15K द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश बाय नोटिफिकेशन वन और मोर एपेलेट ट्रिब्यूनल टू बी नोन एज द सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल टू एक्सरसाइज द ज्यूरिसडिक्शन, पावर एंड अथॉरिटीज कन्फर्ड ऑन सच ट्रिब्यूनल बाय सेबी एक्ट और अंडर द एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी, वो उसको ज्यूरिसडिक्ट भी कर सकता है, पावर भी दे सकता है, ऑथराइज भी कर सकता है, ट्रिब्यूनल बाय सेबी एक्ट इसके तहत, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ सेट, कैसे कंपोजिशन होता है उसका? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15L द सेट शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड सच नंबर ऑफ जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निकल मेंबर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डिटरमाइन। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा, उसके साथ साथ सच नंबर ऑफ जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वो आ सकता है उसके अंदर। द जुरिसडिक्शन ऑफ द सेट मे बी एक्सरसाइज बाय बेंचेस देयर ऑफ। अ बेंच मे बी कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सेट विद 2 or more जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर एज ही मे डीम फिट। हाउएवर every bench constituted shall include at least 1 judicial member and 1 technical member। यानी कि एक तो होना ही चाहिए, एक जुडिशियल मेंबर, एक अपना टेक्निकल मेंबर और एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो है ही, तो टोटल 3 हो गए। और विद अपना जो वो है वो 2 और मोर तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक होना ही चाहिए दोनों में से नहीं, दोनों ही एक तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा होंगे कोई आपत्ति नहीं है, उन लोगों को रख सकते हैं। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो रहेगा ही। द बेंचेस ऑफ द सेट शैल ऑर्डिनरीली सिट एट मुंबई एंड मे ऑल्सो सिट एट सच अदर प्लेसेज एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे इन कंसल्टेशन विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर नोटिफाई। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर मे ट्रांसफर अ जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर ऑफ द सेट फ्रॉम वन बेंच टू अनदर बेंच। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो यहाँ से वहाँ। और इसके बाद आता है अब इम्पॉर्टेंट चीज़, ये अपन ने इंट्रोडक्शन और एक बेसिक समझा। अब सेट का कैसा बोला कि अपील टू द सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, आप अपील कैसे करोगे? तो ये बात करी गई सेक्शन 15T से लेके सेक्शन 15U तक।
या वहाँ 2 तक नहीं है, इन दोनों सेक्शन में बात कर रही है, सेक्शन 15T में और सेक्शन 15U में। अपील टू द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनी पर्सन अग्रीव्ड यानी कि एनी पर्सन नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ सेबी, तभी आप जाओगे ना सेट में। एनी पर्सन अग्रीव्ड नॉट सेटिस्फाइड बाय एन ऑर्डर ऑफ सेबी मेड अंडर दीज एक्ट और द रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर, बाय एन ऑर्डर मेड बाय द एजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर दीज एक्ट, बाय एन ऑर्डर ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA और द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA, ठीक है, मे प्रिफर एन अपील टू अ सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल हैविंग ज्यूरिसडिक्शन इन द मैटर। यानी कि सेट में कौन कौन जा सकता है, तो जिसको सेबी से कोई समस्या है, सेबी के डिसीजन से, जिसको एजुडिकेटिंग ऑफिसर से कोई समस्या है, जिसको IRDA से या PFRDA से है, तो वो लोग सब लोग जा सकते हैं कहाँ पे, सेट में। ठीक है जी, 4 चीज़ें, सेबी, एजुडिकेटिंग ऑफिसर, IRDA और PFRDA, ये लोग चारों से कोई भी अगर अग्रीव्ड करता है यानी कि संतुष्ट नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड विद देयर डिसीजंस, देन ही कैन गो इन सेट, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, एवरी अपील शैल बी फाइल्ड विद इन पीरियड ऑफ 45 days फ्रॉम द डेट ऑन which a copy of the order made by SEBI or the adjudicating officer or the IRDA or the PFRDA as the case may be in received by him, and it shall be in such form and be accompanied by prescribed fee। prescribed fee भैया पैसे लगते हैं, सब चीज़ के पैसे देने पड़ेंगे। However, the security appellate tribunal may entertain an appeal after the expiry of the said period of 45 days if it is satisfied that there are sufficient cause for not filing within the time period। 45 दिन तक आपको करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते हो तो भी वो लोग हाँ बोलेंगे कि हाँ हम कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, अपील हम आपकी सुन लेंगे, पर आपको क्या देना पड़ेगा, सफिशिएंट कॉज देना पड़ेगा कि हमने 45 दिन के अंदर क्यों नहीं किया था। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ऑन रिसीप्ट ऑफ एन अपील द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू द अपील एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पास सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंक्स फिट, कंफर्मिंग, modifying and setting aside the order appealed against। ठीक है, और अपने को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, पास सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंक्स फिट, कंफर्मिंग, मॉडिफाइंग। या तो देखो अपना अगर जब डिसीजन उसने दिया तो या तो वो कंफर्म करेगा कि अपना जो सेबी ने बोला वो सही है, मॉडिफाई करेगा कि सेबी ने जो कहा वो कुछ हद तक सही है और हम उसको थोड़ा सा वो अपन ने अल्टर कर दिया, तो वो एक मॉडिफाई हो गया, उनका जो डिसीजन था सेट ने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया। अब तीसरा है सेटिंग असाइड, यानी कि उसको पूरी तरीके से साइड पे रख दिया और बोला कि सेबी ने जो बोला वो बोला अपनी जगह पे, पर हम अपना डिसीजन देंगे और अगली बार से यही माना जाएगा, और उसको सेट असाइड कर दिया। ठीक है, पूरा हटा के नया ऑर्डर देगी कौन, सेट। किसका हटाया, सेबी का हटाया। चलो जी, फिर पॉइंट है, द सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल सेंड अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर मे बाय इट टू द सेबी और द IRDA और द PFRDA एज द केस मे बी द पार्टीज टू द अपील एंड टू द कंसर्न एजुडिकेटिंग ऑफिसर। द अपील फाइल्ड फ्रॉम बिफोर द सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डील्ड विद बाय इट एज एक्सपीडिशली एज पॉसिबल, यानी कि जल्द से जल्द उन लोगों को, मतलब देखो अभी अपन ने उन लोगों ने ये बोला कि 45 दिन के अंदर आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप कितने देर में हम लोगों को करके दोगे, डिसीजन कब दोगे, है ना, तो एज एक्सपेडिशली एज पॉसिबल यानी कि जल्द से जल्द देंगे, पर एन एंडोवर शैल बी मेड बाय इट टू डिस्पोज ऑफ द अपील फाइनली विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द अपील, यानी कि जल्द से जल्द से लेके 6 महीने के अंदर अंदर तो आपको वो मामला सुलटाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। चले आगे बढ़े। अब इसके बाद है फॉर्म एंड प्रोसीजर ऑफ अपील, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल 4 है सेट का, कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ने का। कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील अपने काम का नहीं है। ठीक है, फिर है अपना पावर ऑफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसका एक अलग आंसर भी बन सकता है, इम्पॉर्टेंट है, अपन को ये अच्छे से करना है। ठीक है,
ठीक है। अब है पावर्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। The Securities Appellate Tribunal shall have, for the purpose of discharging function under the Act, the same power as vested as civil court। जैसे सिविल कोर्ट की पावर है वैसे ही सेट के पास भी पावर है। तो क्या क्या पावर है? Summoning and enforcing the attendance of any person and examine him an oath, अपन ने पहले देखा हुआ है। In requiring the discovery and production of document, ठीक है। Receiving evidence on affidavit, issuing commission फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट अपना और डॉक्यूमेंट। कमीशन यानी कि ऑर्डर पास कर सकते हैं एग्जामाइन करने के लिए विटनेस को और डॉक्यूमेंट को। 5वां पॉइंट, रिव्यूइंग इट्स डिसीजन, अपने ही डिसीजन को रिव्यू भी कर सकते हैं। डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट्स एक्स पार्टे। इसका मतलब एक बार समझ लेते हैं, इसका अगला वाला पॉइंट भी समझ के, मतलब पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं हिंदी में क्या बोला है। डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट्स एक्स पार्टे, सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एनी एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट और एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट्स एक्स पार्टे। क्या बोला इसमें? सेटिंग, अपना पहला पॉइंट था डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट, यानी कि आपने और आपका और मेरा बीच में केस चल रहा है, ठीक है। अब मैं आया ही नहीं, आप आए, मैं नहीं आया, मैंने डिफ़ॉल्ट किया, तो अब वो लोग मेरे डिफ़ॉल्ट को मद्देनज़र रखते हुए और आपके एक्स पार्टी होते हुए, यानी कि एक पार्टी के बेसिस पे, एक पार्टी की सुन के वो लोग डिसीजन दे सकते हैं। दूसरे में बोला सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसिबल ऑफ एनी एप्लीकेशन फॉर डिफ़ॉल्ट और एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट एक्स पार्टी। जो उन लोगों ने पहले डिसीजन दिया था ना मेरे ना होते हुए, अब वो लोग उसको हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं वापस आ गया और बोला कि देखो मेरा ऐसा ऐसा कुछ हुआ था और जेन्युइन होना चाहिए वो रीज़न, और अगर वो लोग मानेंगे तो वो डिसीजन को जो आपके अकेले के होने से दिया था उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। मतलब मैं बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं आया था और वो मान गई, अपना ये सेट मान गई, तो वो अपने ही डिसीजन को जो पहले दिया था तो वो उसको हटा सकती है। सिंपल। चलो इसका हिंदी इंग्लिश एक बार अच्छे से समझ लेना कि डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर डिफ़ॉल्ट और डिसाइडिंग इट्स एक्स पार्टे, सेटिंग असाइड एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसिबल, जो पहले दिया था उसको सेट असाइड कर सकती है। एनी ऑर्डर एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब, अपना एनी अदर एक वो हो गया, हाँ जो भी है, मतलब इसके बाद भी कुछ हो सकता है। और फिर एक पॉइंट है कि if a bench of the set consisting of 2 members differ in opinion on any point, they shall state the points or points on which they differ and make a reference to the presiding officer of the set, who shall either hear the point or himself or refer the case hearing only at a such point or by one or more the other members of the set, and such point or point shall be decided according to the opinion of the majority of the members of the set who have heard the case, including those who first heard it। ठीक है, दो अपने वो है मेंबर है बेंच के, पर वो लोगों के दोनों के जो ओपिनियन है वो अलग अलग है, तो वो लोग पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएंगे, ठीक है। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास टाइम है नहीं है, उसके बेस पे या तो वो खुद या तो वो सेट के पास भेज सकता है, और सेट के मेंबर्स की मेजोरिटी से, जैसे मान लो 4 वहाँ बैठे हैं और 2 ये लोगों का ओपिनियन डिफर हो रहा है, तो 4 की जगह मतलब वो ऑड नंबर पे ही होता है कि मतलब जैसे 2 हैं तो 3 मेजोरिटी, 4 हैं तो 3 मेजोरिटी हो गई, और अपने 5 हैं तो 3 मेजोरिटी हो गई, तो वैसे करके, ठीक है। अब है भाई राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 15V में बात करी गई कि द appellant may either appear in person or authorize one or more chartered accountant or company secretary or cost accountant or legal practitioners or any of its officer to present his or its case before the Security Appellate Tribunal। Limitation। Section 15W में बात करी, the provision of the Limitation Act 1963 shall apply to the appeal made to set। Limitation एक होगा, यहाँ बताया नहीं है पर लागू होता है। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन में अपन ने पढ़ा कि द अपेलेंट में ईदर अपीयर इन
पर्सन और अदरवाइज वन और मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट CA CS CMA और लीगल प्रैक्टिशनर आ सकते हैं प्रेजेंट हिज केस बिफोर द सिक्योरिटी अपने ट्रिब्यूनल। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट 15Y में बात कर रहे हैं। नो सिविल कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन any suit or proceeding in respect of any matter which is any matter which an adjudicating officer appointed under the act or a suit under this act is empowered by or under this act to determine, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this act। ठीक है, सिंपल ही है कि जो सेबी के खिलाफ है ना, तो वो आप कोर्ट में नहीं जाओगे, आप सेट के पास जाओगे, तभी तो वो अथॉरिटी बनाई है ना। अगर आपने उसी के पास जाना था अपने कोर्ट के पास, तो फिर सेट बनाते ही नहीं। तो इस वजह से अपन को कोर्ट में नहीं जाना, और कोर्ट पे चला भी जाता है कोई, तो वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि देखो हमारे केस हमारे अंडर में ये आता नहीं है, और आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सेट में जाना पड़ेगा इसको सुलझाने के लिए। अपील टू सुप्रीम कोर्ट 15Z, मैंने कहा ना, सेट से भी अपन नाराज वो हो सकते हैं कि उससे भी अपन ने संतुष्टता अपन को नहीं मिली, अपन संतुष्ट होते ही नहीं कभी सारे। अपील टू सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 15Z में बात करी गई कि एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द सेट मे फाइल एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 डेज विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द सेट to him on any question of law arising out of such order. It has been provided that the Supreme Court may, if it is satisfied that the applicant was prevented the sufficient cause from filing the appeal within the said period, allow it to be pre-filed within a further period not exceeding 60 days। यानी कि sufficient cause भी अपन ने दे दिया, तो भी मैक्सिमम 60 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा अपने सुप्रीम कोर्ट को अपील। यानी कि 60+60 है यहाँ पे, ठीक है। 60 दिन पहले कितने थे अपन को, अगर सेट के पास जाना था ना, तो अपन को 45 दिन मिले थे ना, 45 दिन मिले थे। अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए अपन के पास है 60 दिन, और फर्दर एक्सटेंशन सफिशिएंट कॉज देने के बाद और है 60 दिन, यानी कि टोटल अपने पास है 120 दिन। 120 टोटल नहीं गिनते, मतलब है तो 60 ही, पर अगर कुछ जेन्युइन रीज़न है और अगर आप सेट को मना सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को मना सकते हो कि हाँ हमने जो किया इस वजह से किया और इस वजह से हम नहीं आ पाए, ठीक है, तो अपना सेट मान जाएगी, सुप्रीम कोर्ट मान जाएगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मान जाएगी और 60 दिन का फर्दर एक्सटेंशन हम लोग को मिलेगा। तो ऐसा हो गया। अब है बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। तो बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में क्या बात करी गई है, एक बार फटाफट ख़त्म करते हैं इसको भी। अब बहुत लिमिटेड ही बचा है अपन का, ज़्यादा बचा नहीं है। अपन का पूरा अच्छी तरीके से सारा समअप हो गया है और अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 20A lays down that no order passed by the, ये अपन पूरा ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, पर अपन जल्दी कर रहे हैं कि आपको क्या बोलते हैं, एक समझना हो ना फटाफट से, तो इसको गो थ्रू कर सकते हैं अपन। 2 घंटे के अंदर ये पूरा चैप्टर निपटाया जा सकता है, ठीक है। बाकी है काफ़ी बड़ा चैप्टर, इसको अगर अपन डिटेल में समझे ना, याद करना, तो अच्छा खासा अपन को इसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा। बाकी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर इसको पूरी तरीके से लर्न किया जा सकता है, पूरी तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है। लर्न तो देखो समझ में आ गया ना, तो लर्न अपने आप ही हो जाना है, ठीक है। बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में क्या बोला, सेक्शन 20A lays down that no order passed by the SEBI or the adjudicating officer under this act shall be applicable except as provided in section 15T or section 20, and no civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the SEBI or the adjudicating officer is empowered by or under this act to pass any order, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any order passed by the SEBI or the adjudicating officer by or under the SEBI act। कोई खास अपन को याद रखने वाली चीज़ नहीं है, एक सिर्फ समझ के रखो क्या बोला गया है उसके अंदर, ठीक है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय कोर्ट अंडर सेबी एक्ट सेक्शन 26 इसकी बात करता है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस
of an offence punishable under the act or any rule or regulation made thereunder except on the complaint made by SEBI. Cognizance मतलब होता है take notice और knowledge of, यानी भी कोई भी कोर्ट नोटिस नहीं ले सकता। जो अपन ने पहले बात करी कि अपना कोई भी मतलब सेट के बदले कोर्ट में चला गया तो कोर्ट उसे सेट के पास ही भेज देगा, बोलेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता। ठीक है जी, थोड़ा सा ही बचा है अपना, फटाफट ख़त्म कर देंगे। अब एक चीज़ है इसके अंदर, ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट अंडर सेबी एक्ट 1992 सेक्शन 24 में बात करी गई है, पर अपने लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार भले पढ़ना है आपने तो पढ़ लेना, बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारी पेनल्टियाँ ही हैं और अपना कितनी पेनल्टियाँ याद होगी चला। ठीक है, जाने दोस्तों। फिर आगे जी बारी स्पेशल कोर्ट की। स्पेशल कोर्ट क्या होती है? स्पेशल कोर्ट जैसे एक कोर्ट होती है, स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और उसमें सिर्फ स्पेशल मामले ही जाते हैं। मतलब देखो अभी कोर्ट में तो कितने सारे मामले चले गए, अभी आप कोई भी मामला लेके कोर्ट में चले जाओगे तो वो तो कार्यवाही कितनी लंबी चलती जाएगी। और यहाँ पे अपन ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी, जैसे केस था तो उसको अपन को 6 महीने के अंदर ख़त्म करना ही था। तो ऐसे सारे केस के लिए यहाँ पे स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है, जो जहाँ पे स्पेशल मामले ही आएंगे सिर्फ। ठीक है, एक बार फटाफट ख़त्म करते हैं, ज़्यादा नहीं है, ये भी सिंपल ही है, अपन को अभी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अपन का लगभग हुआ 2 घंटे के आसपास की वीडियो बनेगी, 2 घंटे में सेट हो गया पूरा। ठीक है, सेट क्या मतलब पूरा सेबी हो गया। ठीक है, स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट सेक्शन 26A में बात करी गई। द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश और डेजिग्नेट एनी as many special court as may be necessary। कहाँ तक कर लिया था अपन ने? हाँ, कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशल स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश और डेजिग्नेट एनी स्पेशल कोर्ट as may be necessary। A special court shall consist of a single judge who shall be appointed by the central government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, within whose jurisdiction the judge to be appointed in working। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो करा जाएगा विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटेड एज जज ऑफ स्पेशल कोर्ट अनलेस he is immediately before such appointment holding the office of session judge or an additional session judge as the case may be। यानी कि जो व्यक्ति सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज रह चुका होगा या इमीडिएटली अपॉइंट होने से पहले रहा हुआ है, वही स्पेशल जज का जज बन सकता है, स्पेशल कोर्ट का जज बन सकता है। ठीक है, ऑफेंसेस ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट, तो ये बात करी गई है सेक्शन 26B में। क्या बात करी गई है कि ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट शैल बी टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एंड ट्राइबल बाय द स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश फॉर द एरिया इन विच द ऑफेंस इज कमिटेड और वेयर देयर आर मोर स्पेशल कोर्ट्स देन वन और मोर सच एरिया बाय सच वन ऑफ देम एज may be specified in these behalf by the high court concerned। where there are more special court than one or the more such area, एक एरिया में एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट है, by such one of them as may be specified in the behalf of the high court concerned। हाई कोर्ट के कंसर्न पे उसके बिहाफ पे मतलब वो डिसीजन ले सकती है। फिर है ट्रांजिशनल प्रोविजन सेक्शन 26E में बात करी गई है इसकी कि एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर दीज एक्ट विच इज ट्राइबल बाय अ स्पेशल कोर्ट शेल अंटिल अ स्पेशल कोर्ट इज एस्टैब्लिश्ड बी टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एंड ट्राइड बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन एक्सरसाइजिंग jurisdiction over the area। any offense committed under the act which is triable by the special court shall until the special court is established be taken cognizance of and tried by a court of session exercising jurisdiction over the area। ठीक है, जिस एरिया में
सेशन कोर्ट है और स्पेशल कोर्ट बनने वाली है, बनी नहीं है अभी तक, तो वो सेशन कोर्ट में मामला जा सकता है. However, the section shall not affect the power of the High Court to transfer any case or class of case taken cognizance by the Court of Session under this section. ठीक है, हाई कोर्ट पूरी पावर रखता है कोई भी केस ट्रांसफ़र करने की. अब है ऑफेंसेस बाय द कंपनीज अंडर सेबी एक्ट 1992 सेक्शन 27 में इसकी बात करी गई है कि कौन से ऑफेंस है जो कंपनी करेगी और फिर हम लोग कंपनी की बजाएंगे. ठीक है, सेक्शन 27 में इसकी बात करी गई है. Where an offence under this act has been committed by a company, every person who at the time of the offence was committed was in charge and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to the proceeds against and punished accordingly. Every person in charge या जो responsible है या as well as company जो गिल्टी है क्या वो काम करने से, उसको पनिश किया जाएगा. However, nothing shall render any such person liable to any punishment provided in this act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. यानी कि उसने पूरी कोशिश करी वो जो घोटाला हो रहा है वो ना हो, उसे बचाने की पूरी कोशिश करी पर नहीं बचा, तो वो लायबल नहीं माना जाएगा. लिखा है ना कि विदाउट हिज नॉलेज हुआ या एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलीजेंस, या तो उसे पता ही नहीं था या उसे पता था और उसने उसको पूरी तरीके से रोकने की भी कोशिश करी. और ये अपन को सब कुछ प्रूफ करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि तूने बोल दिया कि हाँ भैया मैंने तो करा था और अपना फिर हो गया तो मैं क्या करूँ, पर अपन को प्रूफ करना पड़ेगा. वहाँ पे अपन को जाके प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ मैंने जो किया उसका मैंने रोकने की कोशिश करी थी पर वो रुका नहीं, तो इस वजह से वो लायबल नहीं रहेगा. ठीक है. Where an offence under this act has been committed by the company and it is proved that the offence has been committed with the consent or assistance of or its or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be the guilty of the offence and shall be liable to the proceeded against the punished accordingly. उसे उसकी गलती अनुसार पनिश किया जाएगा. कंसेंट अपन को लेनी पड़ेगी सेंट्रल, अपन को कहा कि विद द कंसेंट ऑफ द असिस्टेंस. ठीक है, उसने कंसेंट से या असिस्टेंट से कुछ नेग्लिजेंट किया तो उस. अब रिकवरी ऑफ अमाउंट्स अंडर सेबी एक्ट 1992 सेक्शन 28 सबसेक्शन सेक्शन 28 ए में बात करी गई है. पिछले एग्जामों में भी पूछा गया रिकवरी ऑफ अमाउंट्स अंडर सेबी एक्ट. ठीक है. इफ अ पर्सन फेल्स टू पे द पेनल्टी इम्पोज्ड, रिकवरी ऑफ अमाउंट्स अंडर सेबी एक्ट. इफ अ पर्सन fails to pay the penalty imposed by the adjudicating officer, fails to comply with any direction of SEBI for refund of monies, fails to comply with the directions of disgorgement order issued under section 11B, or fails to pay any fees due to SEBI, the recovery officer may draw up under his signature a statement in the specified form specifying the amount due from the person referred to as certificate. ठीक है, आपने पेनल्टी आपके ऊपर लगाई गई पर वो आप नहीं दे पाए, नहीं दी या फेल हो गए या कुछ भी कारण हुआ जिसमें आप नहीं दे पाए. फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ सेबी, जो सेबी ने कहा रिफंड करने के लिए वो नहीं किया. फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्गॉर्जमेंट, गलत पैसा जो आपने अक्वायर कर लिया था कुछ चीज़ ऐसी करके वो आप देने से रह गए. और फेल्स टू पे एनी फीस ड्यू टू सेबी, सेबी की कोई फीस नहीं दी तो रिकवरी ऑफिसर अपनी अथॉरिटी से वो आपसे रिकवर कर सकता है. द रिकवरी ऑफिसर शैल प्रोसीड टू रिकवर अमाउंट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, नेमली किस किस तरीके से वो आपसे रिकवर कर सकता है तो वो बताया गया है कि अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द पर्सनस मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी बेच के. ठीक है. अटैचमेंट ऑफ द पर्सनस बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से सीज करके या बैंक अकाउंट को लेके. अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द पर्सनस इमूवेबल प्रॉपर्टी,
इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के, अरेस्ट ऑफ द पर्सन एंड हिज डिटेंशन इन प्रिजन, यानी कि उसके पास कुछ है ही नहीं तो अब उसको सीधा जेल में डाल देंगे। अब 5वां पॉइंट, अपॉइंटिंग अ रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पर्सनस मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपॉइंटिंग अ रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पर्सन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मैंने कहा कि देखो मैं आपको 1 महीने में चुका दूंगा, तो अपन उसकी बात मान लेंगे, अपन अपना बंदा उसके पास छोड़ेंगे जो उसके ऊपर नज़र रखेगा और उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा तब तक के लिए जब तक के लिए उसने अपन से टाइम मांगा है, ठीक है। और उसके बाद फिर या तो वो दे देगा, नहीं देगा तो फिर अपन उसकी चीज़ें बेच देंगे। रिकवरी ऑफ अमाउंट अंडर सेबी एक्ट 1992, फेल्स टू पे द पेनल्टी, comply with any direction of SEBI, a direction of disgorgement order issued by the section 11B, fails to pay the fees, तो सर्टिफिकेट इशू करेगी रिकवरी ऑफिसर, और रिकवरी ऑफिसर अपन से अपना इन तरीके से कर सकता है। किससे? सेल ऑफ पर्सन मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ द पर्सन बैंक अकाउंट, अरेस्ट कर लिया उसको, और अपॉइंटिंग अ रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पर्सन मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे अपना ये सारा ख़त्म हुआ। अब कुछ केस लो है, केस लो खास इंपॉर्टेंट है नहीं, देख लेंगे बस एक बार। कुछ छोटा सा एक पॉइंट है वो एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। ये बस केस स्नाइपेट्स हैं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। कि JM फाइनेंशियल लिमिटेड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अतुल सारोगी on July 16, 2020 had settled an alleged insider trading case with SEBI by paying an amount of rupees 15 lakh towards settlement charges. During the span of investigation, SEBI observed that Sarogi has entered into 2 off-market trades in shares of JMFL and had not obtained pre-clearance from JMFL. For the 2 off-market trades, besides he had entered the off-market transaction when the trading window was closed. ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मतलब उसने ऑफ मार्केट 2 ऐसी चीज़ें करी थी जिस वजह से उसको 15 लाख तरीका का कुछ भरना पड़ा था, पेनल्टी टाइप, और यहाँ पे ये केस सीधा सिंपल ख़त्म हो गया था। शेयर होल्डर ऑफ द कपाशी कमर्शियल लिमिटेड, अ BSE लिस्टेड कंपनी, हैव सेटल्ड बाय SEBI a case of alleged violation of takeover norms by paying over 34 lakh amount towards settlement terms. They had filed an application with the SEBI proposing to settle this case for alleged violation of the SAST, substantial acquisition of shares and takeovers, regulation in respect of change in their shareholding in Kapashi Commercial. It was alleged that the 4 individuals made delayed disclosure to the company and BSE about the change in their shareholding in Kapashi Commercial. कुछ इन लोगों ने, ये सारे वही केस हैं कि अपने कुछ गलती करी और उस वजह से पेनल्टी देनी पड़ी, 15 लाख, 34 लाख। तीसरा एक और है, नोटवर्ड फाइनेंशियल प्लानर्स NFP and its partners have settled with SEBI a case related to alleged violation of investment advisor regulations upon payment of rupees 21.67 lakh towards settlement charges. NFP and partners were carrying on investment advisory activities since financial year 2013-14 and filed application for SEBI registration after a delay of over 4 years and continue to carry on investment advisory activity without seeking registration. कि बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे थे पिछले 4 साल से, SEBI ने पकड़ लिया तो लगा दी पेनल्टी। ठीक है, सिंपल था पूरा चैप्टर अपना। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हुआ। कल एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। हाय, थैंक यू सो मच।